शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करना है, ये कहना था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। और आज की हमारी चर्चा के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि आज हम एक ऐसी ही नीति पर सोचने वाले हैं जिसके तथ्य मतलब जो कागज पर हैं वो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर असलियत शायद कुछ और हो। बिल्कुल। भारत में डॉक्टर बनना लाखों लोगों का सपना है, एक ऐसा पेशा जिसे हम सम्मान और सेवा का प्रतीक मानते हैं। हाँ। लेकिन इस सपने तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मेडिकल कॉलेजों से होकर गुजरता है। और क्या हो जब इन कॉलेजों को बनाने और चलाने का तरीका ही एक बड़े सवालिया निशान के नीचे आ जाए। आज हम एक ऐसे ही बहुत जरूरी और विवादास्पद विषय की तह तक जाएंगे। मेडिकल शिक्षा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल। हमारे हाथ में द हिंदू में छपा एक लेख है और आज हम इसी के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार की इस नई पहल की एक तरह से चीरफाड़ करेंगे। और ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए तो बहुत ही अहम है। जीएस पेपर 2, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी नीतियां, इन सब पर बात होती है। और जीएस पेपर 3 भी, जहां निवेश मॉडल को समझना जरूरी है। ये दोनों के लिए एक केस स्टडी की तरह है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। सवाल ये है कि मेडिकल शिक्षा में निजी क्षेत्र को लाने की ये पहल कितनी सही है और कितनी जोखिम भरी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, आंध्र प्रदेश में चल क्या रहा है। तो कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन के विस्तार प्लान से। देखिए, राज्य में पहले से ही 17 सरकारी और 19 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। कुछ साल पहले वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 10 और नए सरकारी कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। 10 नए सरकारी कॉलेज, ये तो एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान था। इसकी लागत क्या थी और इसे फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए क्या सोचा गया था? हाँ, तो लागत अनुमानता करीब 4,500 करोड़ रुपए का। 4,500 करोड़। और इसे टिकाऊ बनाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प 3 स्तरीय फीस का मॉडल बनाया गया था। इसके तहत 50% सीटें, जिन्हें कन्वीनियर कोटा कहते हैं, उनकी फीस सिर्फ 15,000 रुपए प्रति वर्ष रखी गई थी। एक मिनट, सिर्फ 15,000 रुपए साल के? मतलब आधे छात्रों को लगभग मुफ्त शिक्षा? हाँ बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण था। फिर बची हुई सीटों में से 35% मैनेजमेंट कोटा सीटों की फीस थी 2 लाख रुपए प्रति वर्ष। अच्छा। और 15% एनआरआई सीटों की फीस थी 20 लाख रुपए प्रति वर्ष। आइडिया ये था कि महंगी सीटों से जो कमाई होगी उससे सस्ती सीटों की लागत को क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सके। मतलब कॉलेज आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बिल्कुल, एक सोचा समझा मॉडल लगता है। तो फिर अब इसमें क्या बदलाव आ रहा है? ये पीपीपी मॉडल की बात कहाँ से आई? यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 2024 में एन चंद्रबाबू नायडू की जो नई सरकार आई है, उसने नीति आयोग के प्रोत्साहन पर एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। क्या रास्ता? कॉलेजों के लिए पीपीपी मॉडल पर एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट, मतलब व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने का काम केपीएमजी जैसी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म को सौंपा है। और यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पीपीपी मॉडल के दिल पर। यह डील आखिर है क्या? इस समझौते में निजी निवेशक को क्या मिल रहा है और बदले में उसे क्या करना होगा? और यहीं पर यह मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पहली नजर में ये डील पार्टनरशिप से ज्यादा एक गिव अवे जैसी लगती है। गिव अवे मतलब? चलिए देखते हैं सरकार क्या क्या दे रही है। सबसे पहले तो 835 एकड़ जमीन। 835 एकड़, ये तो बहुत ज्यादा है। कितने समय के लिए? 33 साल की लीज पर, और इसे और 33 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब कुल 66 साल। 66 साल। और किराया? वो तो बहुत होगा। यही तो बात है, किराया है सिर्फ 100 रुपए प्रति एकड़। क्या? एक मिनट, 100 रुपए प्रति एकड़ सालाना? हाँ, सालाना। ये तो मजाक जैसा लगता है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा सरकार उस जिले का पूरा चलता हुआ 650 बेड वाला अस्पताल भी निवेशक को सौंप देगी। क्या मतलब? एक बना बनाया फंक्शनल हॉस्पिटल भी? जी, स्टाफ और इक्विपमेंट के साथ। ये तो अविश्वसनीय है। डील को और भी मीठा किया गया है क्या? बिल्कुल। प्रोजेक्ट की जो भी कुल लागत होगी उसका 25% वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर सरकार देगी। यानी सरकार निजी कंपनी को कैश भी देगी ताकि उनका प्रोजेक्ट मुनाफे में आ सके। सही समझे। ऊपर से अस्पताल को राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पैनल में शामिल किया जाएगा, जिससे मरीज और कमाई दोनों पक्के। और तो और नेशनल मेडिकल कमीशन जैसी सभी जरूरी मंजूरियां दिलाने में भी सरकार मदद करेगी। वाह! तो जमीन लगभग मुफ्त में, बना बनाया अस्पताल, ऊपर से कैश और पक्के ग्राहक भी। निवेशक के लिए तो कोई रिस्क बचा ही नहीं।
ये किसी भी बिजनेसमैन का सपना सच होने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ लेने के बदले में निवेशक को करना क्या होगा? निवेशक की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उन्हें 2 साल के अंदर कॉलेज बनाना होगा, अस्पताल में ओपीडी सेवाएं मुफ्त देनी होंगी। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि अस्पताल के 70% बिस्तर सरकार द्वारा भेजे गए मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे, जिनका इलाज आयुष्मान भारत योजना की दरों पर किया जाएगा। और बाकी के 30% बिस्तरों का क्या? उन 30% बिस्तरों पर वे अपनी मर्जी से यानी कमर्शियल रेट्स पर शुल्क ले सकते हैं और असल मुनाफा जाहिर है वहीं से आएगा। तो ये पूरा सौदा निवेशक के लिए बहुत ही फायदेमंद लगता है। लेकिन फिर इस नीति का इतना विरोध क्यों हो रहा है? अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो चिंता की बात क्या है? जोखिम कहाँ है? चिंताएं बहुत गहरी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है जोखिम का बंटवारा। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें सारा जोखिम सरकार और जनता का है और मुनाफा निजी निवेशक का। कैसे? सोचिए, अगर किसी भी वजह से निवेशक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता या बीच में ही भाग जाता है, तो सरकार के पास क्या रास्ता है? सिर्फ कोर्ट कचहरी, जिसमें सालों लग जाते हैं। तब तक उस जिले की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि सरकारी सिस्टम इतना धीमा और भ्रष्टाचार से भरा है कि निजी क्षेत्र को लाना ही एकमात्र रास्ता है। वे ज्यादा कुशलता से काम करते हैं। इस तर्क में कोई दम नहीं है? ये तर्क सुनने में हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन लेख इसी पर सवाल उठाता है। क्या ये मॉडल वाकई में कुशलता लाएगा या सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने के नए रास्ते खोलेगा? देखिए, आयुष्मान भारत की जो प्रतिपूर्ति दरें हैं, मतलब रिएम्बर्समेंट रेट्स, वो अक्सर बहुत कम होती हैं। ऐसे में निवेशक अपना मुनाफा कैसे बढ़ाएगा? सही बात है। तो वो क्या कर सकता है? कई गलत रास्ते खुल जाते हैं, जैसे छात्रों से टेबल के नीचे से कैपिटेशन फीस वसूलना, या फिर पैसे बचाने के लिए अच्छी फैकल्टी ना रखना और इलाज की क्वालिटी से समझौता करना। और उन 70% सरकारी बिस्तरों का क्या ये हो सकता है कि निवेशक उन्हें भरने से ही मना कर दे? ये सबसे बड़ा खतरा है। कॉन्ट्रैक्ट में भले ही 70% लिखा हो, लेकिन उसे लागू करवाना एक अलग चुनौती है। निवेशक बहाने बना सकता है, कह सकता है कि हमारे पास इस बीमारी का स्पेशलिस्ट नहीं है या ये सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, ताकि वो बिस्तर खाली रहे। हाँ, ताकि वो उन बिस्तरों को अपने 30% कमर्शियल कोटे में इस्तेमाल कर सकें, जहां कमाई कई गुना ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर तो आम लोगों, छात्रों और नौकरियों पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। सबसे पहले तो गरीब और मध्यम वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए डॉक्टर बनने का सपना और महंगा हो जाएगा। दूसरा, निजी कंपनियां नौकरियों में आरक्षण का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होती, जिससे सामाजिक न्याय का पहलू नजरअंदाज हो जाएगा। और जो इलाज आज मुफ्त है, वही जिला अस्पतालों में जो इलाज आज मुफ्त मिलता है, कल उसी के लिए जनता को अपनी जेब से या बीमा के जरिए भुगतान करना पड़ेगा। लेख में एक और बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है। क्या हमें वाकई 66 साल के लिए अपने जिला अस्पतालों को इस तरह सौंपने की जरूरत है? हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है। स्वास्थ्य सेवा का भविष्य बदल रहा है। अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करें, तो लेख के अनुसार 30% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। साथ ही टेक्नोलॉजी की वजह से डे सर्जरी बढ़ रही हैं, जहां मरीज ऑपरेशन के बाद उसी दिन घर चला जाता है। ऐसे में क्या हर जिले में 650 बेड के बड़े अस्पतालों की जरूरत है भी, या हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल और कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए? इस पर कोई डेटा आधारित चर्चा नहीं हो रही है। अगर ये मॉडल लागू होता है तो इसका सिर्फ उन 11 जिलों पर ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश की पूरी पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या होगी स्वास्थ्य प्रणाली का विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। विखंडन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि एक अच्छी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अलग-अलग करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेलने पर मजबूर कर दिया जाए। टीम कभी नहीं जीतेगी। एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक चेन की तरह। ये पीटीपी मॉडल उस चेन को तोड़ देगा, जिससे मरीजों के लिए एक सहज रेफरल सिस्टम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली तो पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रही है। हाँ, वहाँ पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, फंड की कमी है और सबसे बड़ी बात, ग्रामीण इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। ये मॉडल इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय और गहरा कर देगा। कैसे? ज्यादा कॉलेज खुलने से ज्यादा डॉक्टर नहीं बनेंगे। शायद संख्या बढ़ जाए, लेकिन उपलब्धता नहीं। सारे सबूत यही दिखाते हैं
कि जो छात्र करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं वे या तो विदेश चले जाते हैं या फिर बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। वो गांव या सरकारी अस्पतालों में सेवा देने नहीं आते। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी और बढ़ेगी। ये मॉडल महंगे डॉक्टर तो बनाएगा, पर बेहतर या सुलभ डॉक्टर बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेख में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सॉफ्ट स्टेट। इसका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? ये इस पूरी बहस का शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। लेख कहता है कि निजीकरण को सफल बनाने के लिए एक स्ट्रांग स्टेट की जरूरत होती है। स्ट्रांग स्टेट मतलब एक ऐसी सरकार जिसकी संस्थागत क्षमता इतनी मजबूत हो कि वो निजी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त को सख्ती से लागू करवा सके। और भारत या खासकर आंध्र प्रदेश इस मामले में एक सॉफ्ट स्टेट है? हाँ, लेख का तर्क यही है। हमारी प्रवर्तन क्षमता यानी इन्फोर्समेंट कैपेसिटी बहुत कमजोर है, और इसका पिछला उदाहरण भी है। पिछली टीडीपी सरकार के समय प्राइमरी हेल्थ केयर में कई निजी अनुबंध किए गए थे, लेकिन कमजोर निगरानी के कारण पूरी व्यवस्था में अराजकता फैल गई थी। मतलब जब राज्य एक सामान्य कानून तक ठीक से लागू नहीं कर पा रहा तो 66 साल के इतने जटिल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे मैनेज करेगा? यही सवाल है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो ये मामला सिर्फ एक राज्य की नीति से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। ये हमारी पूरी मेडिकल शिक्षा की दिशा पर ही एक टिप्पणी है। बिल्कुल, ये एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। आज देश में बिना अच्छी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेडिकल कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं। लेख चेतावनी देता है कि वो दिन दूर नहीं जब आईटी बूम के बाद जैसे हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए थे, वैसे ही कई मेडिकल कॉलेजों पर भी ताला लगाना पड़ेगा। हाँ। तो फिर असली मुद्दा क्या है? सिर्फ ज्यादा कॉलेज खोलना समाधान नहीं है? नहीं, असली मुद्दा संख्या का नहीं, गुणवत्ता का है। असली मुद्दा है शिक्षा की क्वालिटी और समान पहुंच, मतलब इक्विटेबल एक्सेस सुनिश्चित करना। हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जिनकी ट्रेनिंग विश्व स्तरीय हो और हर योग्य छात्र, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उस तक पहुंच सके। और एक कल्याणकारी सेवा देने के माध्यम के रूप में ये प्रस्तावित पीपीपी मॉडल इन दोनों ही पैमानों पर कह सकते हैं कि भरोसा नहीं जगाता। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि आंध्र प्रदेश का ये प्रस्तावित पीपीपी मॉडल कागज पर जितना आकर्षक लगता है, जमीन पर उतना ही जोखिम भरा है। इसमें जोखिम का पलड़ा पूरी तरह से सरकार और जनता की तरफ झुका हुआ है और ये राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, और अगर श्रोताओं को इस पूरी चर्चा से 3 बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। पहला, ये सौदा निवेशक के लिए लगभग 0 रिस्क है। जमीन, अस्पताल, पैसा और ग्राहक सब कुछ सरकार दे रही है। दूसरा, ये मॉडल बेहतर डॉक्टर बनाने के बजाय महंगे डॉक्टर बनाएगा जो गांव या सरकारी सिस्टम में सेवा नहीं देंगे। इससे असमानता और बढ़ेगी। और तीसरा, भारत जैसे सॉफ्ट स्टेट के लिए, जहां आप कानूनों को लागू करवाना एक चुनौती है, इस तरह का निजीकरण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के बजाय अराजकता की ओर धकेल सकता है। ये वाकई एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में एफिशिएंसी के नाम पर निजी क्षेत्र को लाते हैं, तो क्या हम अनजाने में इक्विटी यानी समानता और क्वालिटी यानी गुणवत्ता की बलि चढ़ा रहे हैं? और एक देश के तौर पर हमारी असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सिर्फ ज्यादा डॉक्टर बनाना या बेहतर डॉक्टर बनाना जो वहां सेवा करने को तैयार हों जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस विषय पर आपकी क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही जरूरी विषयों पर गहराई से जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।